हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी। लास्ट चैप्टर में हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के स्ट्रक्चर, इस डिजीज़ के सिम्टम, ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी डिजीज़ के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड वैक्सीन की। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन और उससे उत्पन्न डिजीज़ या बीमारी जो होती है उसका निदान या उपचार क्लिनिकल, बायोकेमिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ को पहचाना जाता है और इस प्रकार से ये इम्यूनो एसे जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार की मेथड्स जैसे कि एंजाइम रिएक्टिविटी इम्यूनो एसे, केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे एंड एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे पे बेस्ड होते हैं जिनकी सहायता से हम एचबी वायरस से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस व एंटीबॉडी की पहचान कर इस बीमारी का निदान कर सकते हैं। इसके निदान के लिए एचबी वायरस डीएनए को भी सीरम या प्लाज्मा से सेपरेट कर फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि द्वारा पीसीआर द्वारा उसको एम्पलीफाई करके क्वांटिफाई किया जा सकता है और इसके प्रेजेंस को पता लगाया जा सकता है और बीमारी का निदान किया जा सकता है। मेन जो फोकस होता है इसके निदान में वो हेपेटाइटिस बी पे जो सरफेस एंटीजन एचबीएस एंटीजन जो पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। एक्यूट एचबी वायरस इन्फेक्शन जो होता है उसमें एचबीएस एंटीजन की प्रेजेंस जो होती है वो मेन होती है। इसके अलावा कोर एंटीजन एचबीसी एंटीजन जो होते हैं उसके अगेंस्ट बनने वाली आईजीएम एंटीबॉडी एम जो होती है उनकी प्रेजेंस और एचबीएस एंटीजन की प्रेजेंस से एक्यूट एचबीवी इन्फेक्शन को पहचाना जा सकता है। इन्फेक्शन के इनिशियल फेज के दौरान पेशेंट जो होते हैं वो हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन के प्रति पॉजिटिव होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं इसके लिए पॉजिटिव आते हैं और एचबीई एंटीजन जो होता है वो जो वायरस के जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन के हाई लेवल को डिनोट करता है या उसका मार्कर होता है वो। और इसके जो प्रेजेंस होती है एचबीई एंटीजन जो होते हैं इसकी प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि जो पेशेंट्स है उसके ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो है वो हाईली इन्फेक्टेड है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो होता है उसमें एचबीएस एंटीजन जो होती है उसकी परसिस्टेंसी बनी होती है। लगातार 6 महीने तक एचबीएस एंटीजन जो होते हैं उसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आते हैं, भले ही फिर उसमें एचबीई एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। एचबीएस एंटीजन की लंबे समय तक पॉजिटिव आना इस बात का रिस्क होता है कि ये क्रॉनिक जो लीवर डिजीज़ है वो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में डेवलप हो रही है। इसमें अब लिवर कैंसर सिरोसिस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लिवर कैंसर जैसे कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होने का डर बना रहता है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस के बी के ट्रीटमेंट में जो मेन एम या गोल होता है वह ये होता है कि एचबीवी रेप्लिकेशन जो होता है उसको मंदित या सप्रेशन करना होता है जिससे कि लिवर डिजीज़ को बढ़ने से रोका जा सके और सिरोसिस का डेवलपमेंट ना हो या लिवर फेलियर जो है उसे भी रोका जा सके। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर इनिशियली इसमें इंटरफेरॉन अल्फा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वे पेशेंट जिसमें कि सिरोसिस अभी डेवलप नहीं हुआ है, इनिशियल फेज में है, क्योंकि इंटरफेरॉन जो होती है उसके एंटीवायरल, एंटी प्रोलिफरेटिव एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है जो कि वायरस के एप्लीकेशन को रोकता है और वायरस इन्फेक्टेड जो लिवर सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को भी बनने से रोकता है। अगर एक मेडिसिन लेमिविडिन अगर इसकी 100 mg डोज पर डे दी जाए तो देखा गया है कि जो पेशेंट होते हैं उसमें एचबी वायरस डीएनए का रिडक्शन होता है, उसका एलिमिनेशन होता है लगभग 40% तक। वे पेशेंट जो कि एचबीई एंटीजन पॉजिटिव आते हैं उनमें 40% तक डीएनए एप्लीकेशन होता है वो सप्रेस हो जाता है और वे पेशेंट जो कि एचबीई एंटीजन नेगेटिव पेशेंट होते हैं उनमें तो 60 to 70% तक वो सप्रेस हो जाता है। टेलीविडिन जो मेडिसिन होती है वो एल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है और इसमें भी पोटेंट एंटी एचबी वायरस एक्टिविटी पाई जाती है। इसका जो मैकेनिज्म होता है, एक्शन होता है वो लेमिविडिन के समान ही होता है लेकिन ये अधिक शक्तिशाली, वो उससे भी अधिक पोटेंट है। लेकिन इसका यूज़ जो होता है, इसका जो उपयोग होता है वो लिमिटेड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वायरस के अंदर इसके अगेंस्ट प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस जो होती है वो डेवलप हो जाती है और इसके साथ ही ये लेमिविडिन से भी क्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है वो शो करता है, इसलिए इस दवाई का कम उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एमट्रीसिटाबिन।
एम्ट्रीसिटाबिन जो है वो एल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। इसकी जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो लैमिविडिन के समान ही है। नेक्स्ट है एडिफोवियर। एडिफोवियर जो है वह डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट का न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये भी जो HB वायरस DNA जो होता है उसको 20 to 50% जो होता है उसको उसके एप्लीकेशन को रिड्यूस कर देता है या सप्रेस कर देता है और नॉर्म जो लिवर फंक्शन है उसको 50 to 70% नॉर्मल कर देता है, सामान्य कर देता है। फिर नेक्स्ट है एंटीकैवियर। एंटीकैवियर जो है ये है 2-डीऑक्सीग्वानोसिन का कार्बोसाइक्लिक एनालॉग है। यह भी HB वायरस जो है उस DNA एप्लीकेशन का एक पोटेंट सप्रेसर है, उसको शक्तिशाली रूप से उसको मंदित कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के सीरम के अंदर 70 to 90% HB वायरस DNA का जो रिडक्शन हो जाता है और साथ के साथ जो लिवर फंक्शन होता है पेशेंट्स का वो 70 to 80% नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है टेनोफोवियर। टेनोफोवियर जो है वह न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये भी जो HIV का जो ट्रीटमेंट है उसमें मतलब इनिशियल लेवल पे जो है उसको इसका इफेक्ट देखा जाता है। इसको एम्ट्रीसिटाबिन जो है उसके कॉम्बिनेशन में दी जाती है। टेनोफोवियर के 48 वीक की थेरेपी के बाद DNA जो HB वायरस DNA जो होता है उसमें 80 to 90% लॉस देखा गया है, रिडक्शन देखा गया है और इसके उपयोग से भी पेशेंट्स में 70 to 80% लिवर का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ये क्रॉनिक जो ऐसे पेशेंट जिसमें कि हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रॉनिक स्टेज में आ चुका है, एंड स्टेज पे आ चुका है, जिसमें लिवर का काफ़ी डैमेज हो जाता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें ग्राफ्ट प्लांटेशन किया जाता है, लिवर का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। लेकिन इस बात का रिस्क जो है या खतरा 80% रहता है कि जो अब ग्राफ्ट प्लांटेशन हुआ है, जो नया लिवर लगा है, उसमें भी री इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक्स्ट्रा हेपेटिक रिजर्वायर है, मतलब लिवर के बाहर जितने भी रिजर्वायर हैं उसमें HB वायरस जो है उसका इन्फेक्शन रहता है या वह डोर्मेंट फेज में रहता है बॉडी के अंदर, जो कि न्यूली ट्रांसप्लांटेड लिवर जो है उसको भी अगेन इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये थे डिफरेंट मेडिसिन की बात जो कि जिनसे कि हेपेटाइटिस बी जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की। हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है सबसे पहले 1982 में बना, उसके बाद से इसका उपयोग हो रहा है, ये मार्केट में अवेलेबल है। यह सेफ और इफ़ेक्टिव है और 6 मंथ पीरियड के इंटरवल पे अंतराल पे 3 से 4 शॉट में दिया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं वैक्सीन। पहला है प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन। प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन जो होता है उसको जो 22 नैनोमीटर का पार्टिकल होता है HPV का, उसके साथ जो SBS एंटीजेंस होते हैं उनको प्योरीफाई कर लिया जाता है। और किन से किया जाता है? वे पेशेंट्स या कैरियर, मतलब कि नॉट पेशेंट्स, वो कैरियर, ऐसे हेल्दी पर्सन जो कि HBS एंटीजन पॉजिटिव हैं और वो हेपेटाइटिस बी के लिए कैरियर है, उनके अंदर से 22 नैनोमीटर के वाइल्ड पार्टिकल जो है जिनके साथ की HBS एंटीजन एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं उनको प्योरीफाई कर लिया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उनके द्वारा जो होती है वो वैक्सीन तैयार की जाती है। ये जो वैक्सीन होती है वो वायरस जो ये अब जो पार्टिकल्स जो अलग किए गए हैं, ये जो 22 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स हैं इनको अलग किया जाता है क्योंकि ये इन्फेक्टिव होते हैं। तो इनको नॉन इन्फेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेलिन यूज या हीट से इनको ट्रीट किया जाता है, तब इसके बाद इनसे वैक्सीन जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट DNA डिराइव्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन जो होते हैं ये ईस्ट सेल में या मैमेलियन सेल लाइन के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा इससे SBS एंटीजन जो होते हैं उन्हीं से वैक्सीन जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये जो SBS एंटीजेंस होते हैं वो ईस्ट सेल के अंदर 15 to 30 नैनोमीटर के डायमीटर के पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं और ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनकी जो पहचान होती है वो जिस प्लाज्मा में जो एंटीजेंस पाए जाते हैं फेस सरफेस एंटीजेंस होते हैं उनके ये समान होते हैं, लेकिन ये एंटीजन जो होते हैं सिर्फ पॉलीपेप्टाइड एंटीजन होते हैं। जो नेचुरल एंटीजेंस होते हैं जो कि वायरस से सीधे प्राप्त किए जाते हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड भी होते हैं, उसमें ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ईस्ट सेल या मेमोरी सेल में जो
वैक्सीन तैयार की जाती हैं, ये जो SBS एंटीजन, सरफेस एंटीजन तैयार किए जाते हैं, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ये ग्लाइकोसाइलेट नहीं होते, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। और ये वैक्सीन जो होते हैं इनकी पोटेंसी भी सेम उतनी ही होती है जितना कि प्लाज्मा डिराइव्ड एंटीजन्स की होती है। HBS एंटीजन वैक्सीन जो होते हैं उनको दूसरे वैक्सीन जैसे कि BCG का दिया जाता है ना, या फिर MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला के जो MMR वैक्सीन दिया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का जो हिप वैक्सीन दिया जाता है, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड पर्टूसिस के लिए और पोलियो के लिए जो DTP पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, उनके कॉम्बिनेशन के साथ भी HBS एंटीजन वैक्सीन लगाए जा सकते हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं। अब ये बात हमने कर ली कि इसकी डिजीज़ को रोकने के लिए, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर डिजीज़ हो गई है, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें मेडिकेशन से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या अगर उनका वैक्सीनेशन किया जाए तो वो डिजीज़ आगे ना हो। लेकिन मेन जो अपना एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसका प्रिवेंशन किया जाए एंड कंट्रोल किया जाए, कि मतलब कि ये जो डिजीज़ है वो उसको फैलने से रोका जाए, वो पेशेंट्स के अंदर नहीं, वो जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो उसका स्प्रेड नहीं हो। तो इसका मेन जो प्रिवेंशन है वो ये है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मतलब सभी जितने भी बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए। WHO जो है वो रिकमेंड करता है कि जितने भी इन्फेंट्स हैं उनको विदिन 24 आवर्स के, मतलब 24 आवर्स के अंदर ही जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी उनमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन होते हैं उनके लाइफ लॉन्ग जो है हेपेटाइटिस बी से वो लोग सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा वे जो पर्सन्स जो हैं, एडल्ट जो हैं जिनमें कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनमें भी कुछ अगर हम सावधानियां रखें तो इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। जैसे कि पर्टिकुलरली वे हेल्थ केयर्स या वे पर्सन्स जो कि लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, जो कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ डील करते हैं या उनके सैंपल्स के साथ डील करते हैं, उनको स्पेशली प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल को वो हैंडलिंग कर रहे हैं तो उस समय उनके ग्लव्स पहनने चाहिए। इसके अलावा इन पर्सन्स को, लेबोरेटरी पर्सन्स को एंड क्लिनिकल जो हेल्थ केयर पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, मतलब PPE किट पहननी चाहिए। और वर्क एरिया, अपना वर्क स्टेशन, हॉस्पिटल से क्लिनिक या लेबोरेटरी छोड़ने से पहले उन गारमेंट्स को रिमूव कर देना चाहिए। फेस मास्क यूज़ करने चाहिए, आई प्रोटेक्शन, आई ग्लासेस काम में लेने चाहिए। जबकि वो सैंपल, इन्फेक्टेड सैंपल अगर काम में ले रहे हैं तो उनके ड्रॉपलेट उनकी आँखों में या फेस पे नहीं जा सके। इसके अलावा उनको केवल डिस्पोजेबल निडल ही काम में लेनी चाहिए और निडल्स को काम में लेने के बाद उनको डायरेक्टली स्पेशल कंटेनर्स के अंदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वर्क सरफेस जो है उनको डीकॉन्टामिनेटेड करना चाहिए और इसके लिए वो ब्लीच सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं। लेबोरेटरी पर्सन्स जो हैं उनको इस बात से बचना चाहिए कि वो माउथ पिपेट को माउथ से काम में ना लें और वर्क स्टेशन पे उनको खाने से, पीने से, स्मोकिंग से बचना चाहिए। जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट काम में ले जाते हैं उनको ऑटोक्लेविंग कर लेनी चाहिए, उनका डिसइंफेक्टेशन होना चाहिए और साथ या फिर उनको तो ऑटोक्लेव कर लो उनको, या फिर इथाइलिन ऑक्साइड गैस द्वारा उनके एक्सपोजर से उनका इन्फेक्शन, उनको डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है। तो ये सब प्रिकॉशंस लेते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो लेबोरेटरी पर्सन्स हैं वो इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं। तो ये थी हेपेटाइटिस बी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में या उसके वैक्सीन के बारे में। थैंक यू।